हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में अधिगम के बारे में पढ़ा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े और उसकी विधियां पढ़ी। हम अपने आज की वीडियो में E.L. थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे कि एडवर्ड थॉर्नडाइक कौन थे और इन्होंने सीखने के कौन कौन से नियम दिए। थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षक थे जिन्होंने लगभग अपना पूरा समय कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय में बिताया। पशु व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया पर उनके कार्य के आधार पर ही आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। अब इनकी बुक्स देख लेते हैं। वैसे ये आपके टॉपिक में शायद ना हो, लेकिन ये एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, कई बार बुक्स पूछी गई हैं, खासकर टेट वगैरह में भी पूछी जाती है, तो इन्हें याद रखिएगा। पहली बुक है इनकी एजुकेशनल साइकोलॉजी, सेकंड है एनिमल इंटेलिजेंस और थर्ड है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। तो ये 3 बुक हैं इनकी, इनको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे सीखने के नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए हैं। एक पहले जो नियम कहलाते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक नियम, और जो दूसरे नियम कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके गौण नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम। तो प्राथमिक नियम में 3 नियम आते हैं, तो पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए जिन्हें अधिगम के मूलभूत नियम या अधिगम के प्राथमिक नियम या सीखने के मुख्य नियम कहते हैं। ये नियम निम्न हैं, मतलब जो इनके प्राथमिक नियम हैं उनको हम क्या क्या के नाम से जानते हैं? तो अधिगम के मूलभूत नियम भी कहते हैं उन्हें, अधिगम के प्राथमिक नियम भी कहते हैं, और सीखने के मुख्य नियम भी उन्हीं को कहा जाता है। जो प्राथमिक नियम है इसमें 3 आते हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और लास्ट है आपका प्रभाव का नियम। ठीक है, अगर इसकी ट्रिक बनाएं तो टैप करके ट्रिक बनेगी। पहला टी, दूसरा ए और लास्ट पी, टैप करके आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। अब हम पढ़ेंगे तत्परता का नियम। जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं, जबकि किसी समस्या को हल करने के लिए तत्पर या प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाती है। मतलब किसी कार्य के लिए तैयार रहना ही तत्परता कहलाती है। अब सीखने की कुल 3 स्थितियां बनती हैं इसमें। पहला क्या है कि व्यक्ति सीखने को तत्पर हो और उसे कार्य दे दिया जाए तो उसमें संतोष की भावना आ जाती है। ठीक है, वो तैयार रहता है और वही काम उसे मिल जाए तो खुश हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति कार्य करने को तैयार हो, मतलब तत्पर हो, और उसे कार्य ना दिया जाए तो उसके अंदर खीज आ जाती है। ठीक है, खीज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, गुस्सा वाली। और फिर तीसरा है व्यक्ति कार्य को तैयार ना हो और फिर भी उसे कार्य दे दिया जाए तो भी उसके अंदर खींच की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, उसे गुस्सा सी आती है, चिड़ सी आती है। तो ये 3 स्थितियां इसमें बनती हैं तत्परता के नियम में। अब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे जो है आपका अभ्यास का नियम। इसे उपयोग एवं अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। जब हम अभ्यास करते हैं तो सफलतापूर्वक सीख जाते हैं, और यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते तो उसे हम जल्दी भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, अगर आप कंटिन्यूस खेलते रहते हैं उसे, ठीक है, लगातार खेलते रहते हैं, तब तो वो आपके प्रैक्टिस में रहता है। लेकिन अगर आप कई दिन बाद फिर से बैडमिंटन खेलना शुरू करते हैं तो शायद आप उतने अच्छे से नहीं खेल पाएंगे। या मान लिया आपकी मैथ्स वीक है, अगर आप कंटिन्यूस मैथ लगाते रहते हैं, ठीक है, लगातार मैथ लगाते रहते हैं तो आपकी मैथ अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर उसी सवाल को आप कई दिनों बाद देखते हैं तो शायद आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो यही कहलाता है आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास से सीखना स्थायी होता है। थॉर्नडाइक ने इसे उपयोग का नियम कहा है। मतलब जब आप अभ्यास करते हैं तो कोई भी चीज़ आपके जो दिमाग में स्थायी हो जाती है, ठीक है, वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। तो थॉर्नडाइक ने इसे उपयोग का नियम कहा है। और बिना अभ्यास के ज्ञान विस्मृत हो जाता है, मतलब अगर आप अभ्यास नहीं करते तो वही चीज़ आप भूल जाते हैं। इसलिए थॉर्नडाइक ने इसे अनुपयोग का नियम कहा है। ठीक है, उपयोग का नियम क्या है और अनुपयोग का नियम क्या है? तो अभ्यास का जो नियम है इसी को थॉर्नडाइक ने उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहा है। इसका दूसरा नाम है ये, तो इसे याद रखिएगा आप। ठीक है, कि अभ्यास के नियम को हम लोग उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। जब अभ्यास करते हैं तो ज्ञान स्थायी हो जाता है, यह है उपयोग का नियम। और अगर हम अभ्यास नहीं करते तो वो चीज़ को हम भूल जाते हैं, ये कहलाता है अनुपयोग का नियम। अब थॉर्नडाइक का हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, वो है प्रभाव का नियम। ठीक है, तीसरा नियम कौन सा है? प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। जिस कार्य से व्यक्ति को सुख मिलता है उस कार्य को हम करना चाहते हैं, जबकि जो कार्य हमें दुख देता है उस कार्य को करना नहीं चाहते। मतलब थॉर्नडाइक इस नियम में कह रहे हैं कि इस कार्य को हम प्रभाव के आधार पर देखें। ठीक है, जिसका इफेक्ट हमारे अंदर ज़्यादा पड़ता है उस कार्य को, अगर अच्छा पड़ता है प्रभाव, तो हम उस कार्य को करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई कार्य ऐसा है जिसका प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा नहीं पड़ रहा है, ठीक है, और हम उसे नहीं करना चाहते तो हम उस कार्य को नहीं करेंगे। जैसे मान लिया स्टॉक मार्केट की आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप क्या उसमें रुपए लगाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है रुपए डूब जाए, तो इसका प्रभाव अच्छा नहीं है। या मान लिया आप कभी आपने स्टॉक मार्केट में रुपए लगाए थे और आपके डूब गए रुपए, ठीक है, आप हार गए, उसमें रुपए, काफ़ी नुकसान हो गया आपका, तो शायद आप दोबारा रुपए लगाने का नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये प्रभाव का नियम कहलाता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत सारे रुपए पहले जीत चुके हैं
तो आप उसमें रुपए लगाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये है आपका प्रभाव का नियम। अगर सुखद परिणाम मिलता है तो हम वो कार्य करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें दुखद परिणाम मिलता है तो हम उस कार्य को नहीं करना चाहते। ये कहा गया है थॉर्नडाइक के अनुसार इस नियम में। अब है थॉर्नडाइक के अनुसार जिस कार्य से व्यक्ति को संतोष मिलता है उससे उससे संबंध दृढ़ यानी मजबूत होते हैं, जबकि जिस कार्य को करने से असंतोष मिलता है उससे संबंध कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो कार्य से हमें फ़ायदा मिल रहा है, संतोष मिल रहा है, तो उसे तो हम करना चाह रहे हैं, लेकिन जिससे असंतोष मिल रहा है, फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है, नुकसान हो रहा है, तो उस कार्य को हम नहीं करना चाहते। अब देखिए, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो अभ्यास का नियम है इसे हम लोग उपयोग व अनुपयोग का नियम के नाम से भी जानते हैं, जबकि जो प्रभाव का नियम है इसे हम लोग संतोष का नियम या परिणाम का नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके दो नाम हैं। अब हम देखते हैं कि 1 नंबर में प्रश्न कैसे आ सकता है। क्वेश्चन है कि सुखदायक प्रभाव से संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमज़ोर। तो ये कौन सा नियम है? ठीक है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? तो यहाँ पे थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम लग रहा है। फिर है सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम में प्रथम स्थान पर कौन सा नियम आता है? तो वो आता है आपका तत्परता का नियम। टैप से आपको याद रखना है तत्परता का नियम। किस अधगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधगम में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो ये गुथरी नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अधगम मनोविज्ञान में बाल अधगम में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया था। फिर है गुथरी को अधगम का व्यवहारवादी मनोविज्ञानी कहते हैं। ठीक है, ये तो बस एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, आप भले ही याद ना रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस क्या याद रखना है कि सुखदायक प्रभाव से संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक से कमज़ोर। ठीक है, ये प्रभाव का नियम है। और सीखने के प्राथमिक नियम आपको तीनों याद रखने। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो पहला है तत्परता का, दूसरा अभ्यास का, तीसरा परिणाम का। ठीक है, अब है थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम। हमने प्राथमिक नियम पढ़ लिए, मूलभूत नियम पढ़ लिए, अब हम सीखने के गौण नियम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के। ये 5 हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है आपका बहु अनुक्रिया का नियम, सेकंड है मनोवृत्ति का नियम, थर्ड है आपका आंशिक क्रिया का नियम, फोर्थ है आपका सादृश्यता या समानता या अनुरूपता का नियम, और फिफ्थ है आपका साहचर्य परिवर्तन का नियम या संबंध परिवर्तन का नियम। तो ये 5 नियम हैं आपके थॉर्नडाइक की सीखने के गौण नियम। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसकी ट्रिक भी है जो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इन 5 को याद रखना है। तो आप बीमास से याद रख सकते हैं। ठीक है, सबका पहला लेटर लेना है आपको, जैसे मैं ट्रिक बनाता हूँ। तो पहला लेटर लेना है, बी से हो जाएगा आपका बहुअनुक्रिया का नियम। ठीक है, एम बचा, एम से हो जाएगा मनोवृत्ति का नियम। फिर ए आया, ए से हो जाएगा आंशिक क्रिया का नियम, और बचे दोनों एस, तो सादृश्यता या समानता का नियम। ठीक है, या अनुरूपता का नियम या साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो बीमास से इसकी ट्रिक बन जाएगी। उसकी टैप बनी है प्राथमिक की, गौण की बन जाएगी आपकी बीमास। अब हम पहला नियम देख लेते हैं, बहुअनुक्रिया का नियम। इसे लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स कहते हैं। जब कोई नया कार्य करते हैं तो उसके प्रति हम नई स्थिति में तब तक अनुक्रियाएं करते हैं जब तक कि हमें सफलता नहीं मिलती। मतलब कहने का है कि जब भी हम कोई नई क्रिया करते हैं तो हम तब तक उस क्रिया को करते रहते हैं जब तक हमें उसमें सफलता नहीं मिल जाती। जैसे आप कोई नया गेम खेलते हैं और आपको क्या उसे जीतना है, तो आप क्या करते हैं, कई बार होता है कि बीच में आप मर जाते हैं उस गेम में। ठीक है, फिर आप दोबारा खेलते हैं, फिर मर जाते हैं, तो धीरे धीरे करके उस गेम को आप सीख जाते हैं ना। जब तक आप उसके लेवल को पार नहीं कर लेते तब तक आप खेलते रहते हैं। तो यही होता है कि जब भी आपकी सामने नई स्थिति आती है तो तब तक आप अनुक्रियाएं करते हैं जब तक उस चीज़ को सीख नहीं लेते। जैसे आपने जब पहली बार साइकिल सीखी होगी तो आपने क्या, वो कई बार आप गिरे होंगे, कई बार रुके होंगे, कभी कभी एक साइड बैलेंस नहीं बनता, कभी दूसरी साइड बैलेंस नहीं बनता, तो बड़ी मुश्किल में सीखे होंगे ना चीज़ों को। लेकिन आपने अनुक्रियाएं करते रहे, आप क्रियाएं करते रहे, तब तक करते रहे जब तक आपको सफलता नहीं मिली। तो यही है आपका बहु अनुक्रिया का नियम। अब हम सेकेंड नियम पढ़ेंगे, मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। किसी कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम सीखते हैं। प्राणी उस कार्य को शीघ्र सीख लेता है जिसे करने की वह मनोवृत्ति रखता है। कहने का मतलब है, अगर हम समझते हैं कि कोई कार्य आसान है, मतलब मन में सोचते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि अगर वो कार्य आसान है तो हम उस चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं यार, हम इसे सीख ही नहीं सकते, ठीक है, ये कार्य बहुत कठिन है, ये कार्य हम नहीं कर पाएंगे, तो हम उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। मतलब हमारे जो मन कहेगा हम उस अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, जैसा हमें लगेगा, मन से लगेगा कि अगर वो काम सरल है तो हम उसे जल्दी कर लेंगे, जैसा हमारा एटीट्यूड होगा उसको लेकर, उस कार्य को लेकर। ठीक है, जैसे आपको लगा कि आप बाइक सीख लेंगे क्योंकि आपने साइकिल सीख रखी है, बहुत आसान है, आप सीख लेंगे, तो आपको वो आसान ही लगेगा, आप सीख लेंगे। लेकिन आपको लगेगा नहीं यार, मोटरसाइकिल बहुत भारी होती है, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, हम नहीं सीख पाएंगे, कुछ भी हो जाए नहीं सीख पाएंगे, तो आप उस कार्य को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो जैसी मेंटलिटी, मनोवृत्ति का मतलब होता है मेंटलिटी, जैसी आपकी मेंटलिटी होगी आप उसी अनुसार कार्य करेंगे। अगर आपकी मेंटलिटी पॉजिटिव होगी तो आप उस कार्य को जल्दी कर लेंगे, लेकिन अगर आपकी मेंटलिटी निगेटिव होगी तो आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो ये था आपका मनोवृत्ति का नियम। आंशिक क्रिया का नियम,
किसी समस्या के छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से वह शीघ्रता और सुगमता से हल हो जाती है। आंशिक क्रिया का नियम ये कहता है कि अगर कोई समस्या है, अगर हम उसे छोटे छोटे भागों में तोड़कर सॉल्व करें तो वो समस्या जल्दी सॉल्व हो सकती है। या मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट अपने टीचर को सबमिट करना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक दोस्त से बोला कि यार फ्रंट पेज बना दे, दूसरे से बोला भाई 2 पेज लिख दे मेरे, ठीक है, 2-3 पेज उससे लिखवा लिए, एक से फ्रंट पेज बना दिया, एक से डिज़ाइन का काम जो था वो बनवा लिया। तो ऐसे करके आपने क्या किया, पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो ये आपका क्या कहलाता है, आंशिक क्रिया का नियम। जब कोई समस्या हो उसे छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट है सादृश्यता या समानता का नियम। प्राणी नई परिस्थिति में उसी प्रकार की अनुक्रिया करता है जिस प्रकार की अनुक्रिया करके वह पूर्व परिस्थिति में या समान परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर चुका हो। कहने का मतलब है कि आप वैसी अनुक्रिया करेंगे जैसी अनुक्रिया आपने पहले की थी, मतलब उसी टाइप की अगर समस्या दोबारा आती है तो आप वैसी अनुक्रिया करेंगे जैसी आप पहले किए थे और आपको सफलता मिली थी। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में वाइवा होना था, ठीक है, तो बाहर से लोग आए हुए हैं वाइवा देने के लिए, तो आपका वाइवा पहले भी हो चुका है, ठीक है, जब आप 7th या 8th क्लास में थे तब आपने कुछ तैयार नहीं किया था, तो आपने क्या किया था कि अपने दोस्त का ही वाइवा दिखा दिया था टीचरों को, उसका फ्रंट पेज हटा के। अब फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, तो इस बार भी आप क्या करेंगे कि पहले आपको सफलता मिली थी तो आप इस बार भी यही करेंगे, अपने किसी दोस्त का जिसका वाइवा हो चुका होगा उसका वाइवा लेंगे, उसकी जो नोटबुक होगी जो भी होगी प्रोजेक्ट वगैरह जो दिखाने हैं, तो उसका फ्रंट पेज हटा के अपना नाम लिखेंगे और वही दिखा देंगे। तो प्रॉब्लम पहले भी वही थी, इस बार भी वही है, पहले सफलता मिली थी तो इस बार भी सफलता मिलने के चांस हैं। इसलिए इसे कहते हैं सादृश्यता या समानता का नियम। जब सेम प्रॉब्लम हो और पहले जो आप अनुक्रिया करेंगे इस बार भी वही अनुक्रिया आपको करनी है। फिर है लास्ट आपका साहचर्य परिवर्तन का नियम। किसी संवेदनशील परिस्थिति से जोड़कर किसी भी प्राणी से कोई भी अनुक्रिया करवाई जा सकती है, अर्थात व्यक्ति की क्षमता को एक नए उद्दीपक के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी संवेदनशील स्थिति से जोड़ दिया जाए तो आप उससे कुछ भी क्रिया करा सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जब परिस्थितियाँ कितनी भी बदल दी जाएं लेकिन क्रियाएं ना बदलें, ठीक है, मान लीजिए 2 परिस्थितियाँ हैं लेकिन क्रियाएं सेम रहती हैं, तो इसमें साहचर्य परिवर्तन का नियम के अंतर्गत ये आता है। जैसे मान लीजिए कि माँ है और एक बच्चा है, जब बच्चा होता है तो माँ बच्चे से प्यार करती है, अगर मान लीजिए बच्चा नहीं है तो माँ उसके खिलौनों से प्यार करती है। तो परिस्थितियाँ 2 हैं लेकिन क्रिया सेम है, प्यार करना क्रिया है यहाँ पर, और परिस्थितियाँ 2 हैं, जब बच्चा है तो बच्चे से प्यार करना, बच्चा नहीं है तो उसके खिलौनों से प्यार करना। या मान लीजिए थॉर्नडाइक ने क्या किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था अपने। तो क्या था, जब वो बिल्ली को खाना देते थे तो उसे स्टैंड अप बोलते थे, तो बिल्ली क्या करती थी, वो खड़ी हो जाती थी, उसे खड़ा कर देते थे दोनों पैरों पर। तो जब जब वो खाना देते थे तब तक बिल्ली खड़ी हो जाती थी, स्टैंड अप बोलते थे उसे और वो खड़ी हो जाती थी। बाद में क्या किया उन्होंने, खाना नहीं दिया और उसे सिर्फ स्टैंड अप बोलते थे और वो बिल्ली खड़ी हो जाती थी। तो क्या है, परिस्थितियाँ 2 थीं, ठीक है, लेकिन क्रियाएं सेम थीं। पहले क्या करते थे, खाना देते थे तब वो स्टैंड अप बोलते थे, तब वो खड़ी होती थी। अब क्या होने लगा, अब खाना नहीं देते हैं, सिर्फ स्टैंड अप बोलते हैं, तब भी बिल्ली खड़ी हो जाती है। तो ये कहलाता है आपका साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक के सीखने के जो नियम थे वो एंड होते हैं, ठीक है, उन्होंने जो प्राथमिक नियम और गौण नियम दिए हैं सीखने के, दोनों ख़त्म हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।